क्या आपने कभी सोचा है कि कार्यक्षेत्र में सबसे काबिल, सबसे बुद्धिमान और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान को अक्सर वो इज्जत, वो रुतबा और वो प्रमोशन क्यों नहीं मिलता जिसका वो हकदार होता है? क्यों एक बेहद साधारण सा दिखने वाला इंसान जो काम में आपसे आधा भी नहीं है, देखते ही देखते मैनेजमेंट का चहेता बन जाता है और आपके सिर पर आकर बैठ जाता है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी योग्यता हमारी सबसे बड़ी ढाल है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जितने शानदार नतीजे हम लाकर देंगे, दुनिया उतनी ही हमारे सामने झुकेगी। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन अपनी मास्टरपीस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले ही पन्ने पर आपके इस भ्रम की धज्जियां उड़ा देते हैं। वे शक्ति के खेल का सबसे क्रूर और पहला नियम बताते हैं, अपने मालिक से आगे मत निकलो। इस नियम की गहराई को समझिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपके ऊपर जो भी इंसान बैठा है, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका गुरु हो या आपका कोई सीनियर, वो खुद को उस गद्दी पर सुरक्षित देखना चाहता है। जब आप अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से दिखाते हैं, जब आप हर मीटिंग में अपनी बुद्धिमानी का हिंडोरा पीटते हैं, तो आप अनजाने में अपने बॉस के भीतर एक बहुत बड़ा डर और असुरक्षा पैदा कर देते हैं। उसे लगने लगता है कि आप उसकी जगह छीनने आए हैं। इतिहास की एक ऐसी ही सच्ची और दर्दनाक घटना से इसे समझिए, जिसने रॉबर्ट ग्रीन को यह पहला नियम लिखने पर मजबूर किया। फ्रांस के राजा लुई 14वें के दरबार में एक वित्त मंत्री था जिसका नाम था निकोलस फुके। फुके बेहद काबिल, बुद्धिमान और कला का शौकीन इंसान था। वो राजा के प्रति बेहद वफादार था और चाहता था कि राजा उसकी काबिलियत को देखकर उसे देश का प्रधानमंत्री बना दे। जब फ्रांस के पुराने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, तो फुके ने राजा को प्रभावित करने के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने की सोची जो इतिहास बन जाए। उसने अपने नए और आलीशान महल वोले विकॉन्ट में राजा और पूरे शाही दरबार के लिए एक ऐसी भव्य दावत का आयोजन किया जैसी फ्रांस के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखी थी। दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ बुलाए गए, आलीशान बगीचों में अनूठे फव्वारे लगाए गए और रात को ऐसी आतिशबाजी हुई जिसने आसमान को चकाचौंध कर दिया। फुके राजा के बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था कि राजा उसकी इस अद्भुत क्षमता, उसके नेटवर्क और उसकी इस भव्यता को देखकर बेहद खुश होगा और अगली ही सुबह उसे प्रधानमंत्री घोषित कर देगा। लेकिन अगली सुबह क्या हुआ? प्रधानमंत्री की गद्दी तो दूर, राजा के आदेश पर शाही सैनिकों ने फुके को उसके बिस्तर से उठाकर गिरफ्तार कर लिया। उस पर राज्य के पैसों की हेराफेरी का झूठा आरोप लगाया गया और उसे फ्रांस की सबसे अंधेरी जेल में डाल दिया गया, जहां वो अपनी मौत के दिन तक, यानी अगले 20 सालों तक तड़पता रहा। फुके की गलती क्या थी? वो वफादार था, वो काबिल था, उसने राजा का कोई अपमान नहीं किया था। उसकी एकमात्र गलती यह थी कि उसने उस पार्टी के जरिए अनजाने में राजा लुई 14वें को छोटा और फीका महसूस करा दिया था। राजा को लगा कि फुके उससे ज्यादा अमीर, उससे ज्यादा लोकप्रिय और उससे ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। राजा का अहंकार चोटिल हो गया और उस असुरक्षा ने फुके के पूरे एम्पायर को एक झटके में तबाह कर दिया। जरा सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं होता? आप अपने ऑफिस में एक बेहतरीन आइडिया लेकर आते हैं। आप सोचते हैं कि आप पूरी कंपनी का फायदा करा देंगे। आप प्रेजेंटेशन में अपने बॉस से बेहतर बोलते हैं। नतीजा क्या होता है? आपका बॉस आपकी तारीफ करने के बजाय आपके काम में कमियां निकालना शुरू कर देता है, आपकी फाइलों को अटका देता है और आपको साइडलाइन कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यदि आप शून्य से शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो अपनी काबिलियत के प्रदर्शन में हमेशा थोड़ा लो प्रोफाइल रहिए। अपने से ऊपर बैठे इंसान को हमेशा यह महसूस होने दीजिए कि वो आपसे ज्यादा समझदार है। जब आप अपनी बुद्धिमानी का क्रेडिट भी अनजाने में अपने बॉस को दे देते हैं, तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और जब एक मास्टर खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तो वो आपको अपनी राह का कांटा नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत समझकर खुद अपने हाथों से शिखर की तरफ उठाता है। शक्ति के इस खेल का पहला नियम यही है कि अपनी काबिलियत को एक सीमा से ज्यादा दिखाना खुद अपनी बर्बादी के वारंट पर दस्तखत करने जैसा है। शक्ति के खेल में सीधे और सच्चे रास्ते अक्सर बंद गलियों की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा तब होता है जब आप अपने दुश्मनों को पहचानने में एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं, वे हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का दूसरा नियम दोस्तों की वफादारी का ऐसा पोस्टमार्टम करता है कि आपके रिश्तों की जमीन खिसक जाएगी। मैकियावेली और रॉबर्ट ग्रीन दोनों एक सुर में चेतावनी देते हैं
कि जब बात करियर या बिजनेस की हो तो अपने सबसे करीबी दोस्त पर भी अंधा भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है। दोस्त आपकी तरक्की से सबसे पहले जलते हैं और दुश्मन को अपना वफादार बनाना कहीं ज्यादा आसान होता है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब के दूसरे नियम में एक ऐसा सच बताते हैं जो आपके सामाजिक और प्रोफेशनल रिश्तों के ताने बाने को हिलाकर रख देगा। नियम कहता है, दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो और सीखो कि दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यह बात सुनते ही हमारा दिल इस बात को मानने से इनकार करने लगता है। हम सोचते हैं कि मुसीबत में दोस्त ही तो काम आते हैं, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि प्रोफेशनल दुनिया में दोस्ती एक बेहद कमजोर और खतरनाक बुनियाद है। जब आप किसी दोस्त को अपने साथ बिजनेस में शामिल करते हैं या उसे अपने ऑफिस में किसी ऊंचे पद पर बिठाते हैं, तो आप अनजाने में एक बहुत बड़ा टाइम बम एक्टिवेट कर देते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। जब आप अपने दोस्त को कोई फायदा पहुंचाते हैं तो शुरुआत में वो खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक छिपी हुई ईर्ष्या और बराबरी का भाव जागने लगता है। उसे लगने लगता है कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। वो आपकी कमियों को बहुत करीब से जानता है, इसलिए वो मन ही मन आपकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर पाता। इतिहास और आज का कॉरपोरेट जगत ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है जहां पार्टनरशिप में सबसे बड़ा धोखा किसी बाहरी ने नहीं बल्कि बचपन के सबसे पक्के दोस्त ने दिया। इतिहास की एक प्रासंगिक घटना से इसे समझिए। 3वीं सदी के चीन में सम्राट सोंग ने गद्दी संभालते ही देखा कि उसके साम्राज्य के जितने भी बड़े सैन्य कमांडर और मंत्री थे, वे सब उसके पुराने और करीबी दोस्त थे। वे सब मिलकर रोज पार्टी करते थे, हंसते मजाक करते थे। सम्राट जानता था कि ये दोस्त उसकी गद्दी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी दोस्ती के दम पर भ्रष्टाचार और साजिशें रच रहे हैं। किसी भी दिन वे उसे गद्दी से हटा सकते थे। सम्राट ने एक बेहद चालाक चाल चली। उसने एक रात अपने सभी दरबारी दोस्तों के लिए एक भव्य दावत रखी। जब सब वाइन के नशे में झूम रहे थे तो सम्राट ने अचानक संगीत बंद करवा दिया और गहरी खामोशी के बीच कहा, मेरे दोस्तों, मैं रोज रात को चैन से सो नहीं पाता। मुझे डर है कि किसी दिन तुम में से ही कोई मेरी इस गद्दी के लालच में आकर मेरी हत्या करवा देगा। सारे दोस्त डर के मारे कांपने लगे और घुटनों पर आ गए। वे अपनी वफादारी की कसमें खाने लगे। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हें अंधा कर सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी सेना और अपने पद आज ही छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हें इतनी दौलत, जमीन और महल दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ऐश करेंगी। उन सभी दोस्तों ने अपनी जान और दौलत की खातिर तुरंत अपने पद छोड़ दिए। सम्राट ने अपने दोस्तों को सत्ता से दूर कर दिया, लेकिन इसके बाद उसने क्या किया? उसने उन लोगों को अपनी सेना का कमांडर बनाया जो कल तक उसके कट्टर विरोधी और दुश्मन थे। ग्रीन यहाँ एक गजब का कूटनीतिक सूत्र देते हैं। जब आप अपने किसी पुराने दुश्मन को माफ करके उसे अपनी टीम में शामिल करते हैं या उसे कोई जिम्मेदारी देते हैं, तो वो खुद को वफादार साबित करने के लिए अपनी जान लगा देता है। उसे पता होता है कि उस पर शक किया जा सकता है, इसलिए वो एक दोस्त के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से आपके लिए काम करता है। एक काबिल दुश्मन से हाथ मिलाना एक नालायक और ईर्ष्यालु दोस्त को पालने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी दोस्त की सिफारिश करके उसे अपनी कंपनी में जॉब नहीं दिलवाई और कुछ महीनों बाद उसी दोस्त ने मैनेजमेंट के सामने आपकी कमियों का मजाक उड़ाकर खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश नहीं की? ग्रीन कहते हैं कि काम की बिसात पर भावनाओं को घर छोड़कर आइए। लोगों को उनके काम, उनकी उपयोगिता और उनकी काबिलियत के तराजू पर तौलना सीखिए, न कि इस बात पर कि वे आपसे कितनी मीठी बातें करते हैं। पर क्या हो अगर आपके इरादे बिल्कुल साफ हों, लेकिन आपके आसपास के लोग आपकी हर चाल का मतलब ढूंढने में लगे हों? अगर वे आपके अगले कदम को भांपकर आपके खिलाफ जाल बिछा रहे हों, इसका एक ही अचूक इलाज है, अपने इरादों को पूरी तरह छुपा लेना। रॉबर्ट ग्रीन का तीसरा नियम एक ऐसा माइंड कंट्रोल सीक्रेट है जो सामने वाले को पूरी तरह अंधा और लाचार कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके फैसलों पर सवाल न उठाएं और आपके खिलाफ साजिश न रच सके, तो उन्हें कभी यह पता ही मत चलने दीजिए कि आप अगले पल क्या करने वाले हैं। जब लोग अंधेरे में होते हैं तो वे कभी आपकी राह का पत्थर नहीं बन सकते। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब के 3रे अध्याय में शक्ति का एक ऐसा नियम बताते हैं जो आपको एक साधारण खिलाड़ी से उठाकर सीधा शतरंज की बिसात का मास्टरमाइंड बना देता है। यह नियम है, अपने इरादों को छुपाकर रखो।
मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम सामाजिक जीव हैं। हमें बात करना, अपने प्लान शेयर करना और दुनिया को यह बताना बहुत पसंद है कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं या कोई बड़ा करियर शिफ्ट लेने वाले होते हैं तो हम तुरंत उसका हिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। ग्रीन कहते हैं कि यह आपकी सबसे बड़ी कूटनीतिक मूर्खता है। जब आप अपने इरादे जाहिर कर देते हैं तो आप अपने विरोधियों को संभलने, तैयारी करने और आपके खिलाफ दीवार खड़ी करने का पूरा मौका दे देते हैं। ग्रीन यहाँ माइंड कंट्रोल का एक बेहद गहरा गुप्त रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि केवल चुप रहना ही इरादे छुपाना नहीं है। अगर आप हमेशा पूरी तरह खामोश रहेंगे तो लोग आपके प्रति सतर्क हो जाएंगे। वे जान जाएंगे कि आप कुछ छुपा रहे हैं। असली कूटनीति यह है कि आप झूठे इरादों की एक धुंधली चादर तैयार करें। लोगों के सामने ऐसी बातें कीजिए, ऐसे प्लान्स का जिक्र कीजिए जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। जब आप किसी गलत दिशा में उत्साह दिखाते हैं तो आपके कंपीटिटर्स का पूरा ध्यान उसी तरफ भटक जाता है। वे सोचते हैं कि वे आपकी चाल समझ चुके हैं। वे अपनी पूरी ऊर्जा उस गलत दिशा में लगा देते हैं और जब तक उन्हें हकीकत का एहसास होता है तब तक आप अपनी असली चाल चलकर शिखर पर कब्जा कर चुके होते हैं। इतिहास की एक बेमिसाल कूटनीतिक घटना से इसे समझिए। 18वीं सदी के फ्रांस में एक बेहद चतुर और रहस्यमय राजनयिक था जिसका नाम था तालीरा। जब नेपोलियन बोनापार्ट की सत्ता कमजोर हो रही थी तो यूरोप के बड़े बड़े राजा फ्रांस के भविष्य का फैसला करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए। सब जानते थे कि तालीरा बहुत शातिर है, इसलिए हर देश के जासूस उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। वे जानना चाहते थे कि फ्रांस किस देश के साथ संधि करने वाला है। तालीरा ने क्या किया? उसने मीटिंग्स में गंभीर बातें करना छोड़ दिया। वो रोज रात को बड़ी बड़ी दावतें देता था, जुआ खेलता था, वाइन पीता था और सुंदर महिलाओं के साथ हंसतामजाक करता था। वो ऐसी बातें करता था जैसे उसे फ्रांस के भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है और वो सिर्फ आराम करना चाहता है। बाकी देशों के राजाओं और जासूसों ने सोचा कि तालीरा बूढ़ा और लापरवाह हो चुका है। उन्होंने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी। लेकिन उस दावतों और वाइन के पर्दे के पीछे तालीरा रात के अंधेरे में गुप्त रूप से ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के दूतों से मिल रहा था। उसने चुपचाप एक ऐसी गुप्त संधि तैयार कर ली जिसने फ्रांस के दुश्मनों को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। जब उस संधि का खुलासा हुआ तो बाकी देशों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे सोच भी नहीं पाए कि जो इंसान कल रात तक टेबल पर बैठकर जुआ खेल रहा था वो इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक साजिश को अंजाम दे चुका है। जरा सोचिए, आज के समय में कॉर्पोरेट टेकओवर या हाई स्टेक्स नेगोशिएशंस में क्या होता है। बड़ी कंपनियां कभी यह जाहिर नहीं होने देती कि वे किस स्टार्टअप को खरीदने वाली है या कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। वे जानबूझकर मार्केट में ऐसी अफवाहें फैलाती है जिससे कंपीटिटर्स गुमराह हो जाएं। अगर आप अपने ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने की तैयारी में है तो अपने सहकर्मियों के सामने सामान्य बातें कीजिए। उन्हें लगना चाहिए कि आप अपनी मौजूदा स्थिति से बेहद संतुष्ट हैं। जब वे आपको बेफिक्र देखेंगे तो वे आपके खिलाफ कोई चाल नहीं चलेंगे। लेकिन इरादों को छुपाने का सबसे आसान, सबसे प्राकृतिक और सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? वो एक ऐसा हथियार है जो बिना एक भी हथियार उठाए सामने वाले इंसान को अंदर से बेचैन और लाचार कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन का अगला नियम कहता है कि शक्ति के इस खेल में शब्दों की बौछार करना कमजोरी की निशानी है। यदि आपको अपना रुतबा फौलाद जैसा मजबूत करना है तो हमेशा जरूरत से कम बोलना सीखिए। कम बोलना केवल एक साधारण आदत नहीं है, यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल हथियार है जो सामने वाले इंसान को अपनी ही खामोशी के जाल में फंसा देता है। जब आप कम बोलते हैं तो दुनिया आपकी एक एक बात की कीमत लगाने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब के चौथे अध्याय में शक्ति का एक ऐसा नियम बताते हैं जो दुनिया के हर बड़े लीडर, विचारक और राजा का सबसे पसंदीदा हथियार रहा है। यह नियम है, हमेशा जरूरत से कम बोलो। मानव मनोविज्ञान का एक बुनियादी नियम कहता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, जो अपनी हर भावना, हर विचार और हर छोटी बात को दूसरों के सामने तुरंत उगल देता है, समाज उसे बहुत जल्दी, साधारण और प्रेडिक्टेबल मान लेता है। लोग उसके स्वभाव को भांप लेते हैं और जान जाते हैं कि इसे कब और कैसे कंट्रोल करना है। इसके विपरीत जो इंसान गहराई से सुनता है और बेहद कम शब्दों में सटीक बात कहता है,
उसका प्रभाव किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की तरह काम करता है। ग्रीन यहाँ एक बहुत बड़ा माइंड कंट्रोल सीक्रेट बताते हैं। जब आप किसी मीटिंग में, किसी सोशल गैदरिंग में या किसी बहस के दौरान अचानक खामोश हो जाते हैं और सिर्फ सामने वाले को देखते हैं, तो वो खामोशी सामने वाले के दिमाग में एक अनकंफर्टेबल वैक्यूम पैदा कर देती है। मानव दिमाग खालीपन और अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस खामोशी को भरने के लिए सामने वाला इंसान जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है। वो घबराहट में अपने असली इरादे, अपनी कमियां और अपनी गुप्त रणनीतियां खुद अपने ही मुंह से उगल देता है। आप बिना कुछ किए सिर्फ शांत रहकर सामने वाले का पूरा मानसिक एक्सरे कर लेते हैं। इतिहास की एक बेमिसाल घटना से इसे समझिए। फ्रांस का सबसे शक्तिशाली राजा लुई 14वां इस कला का परम गुरु था। जब उसके मंत्री और सलाहकार किसी बेहद गंभीर मुद्दे या संकट पर महीनों तक अपनी रिपोर्ट तैयार करते थे, तो वे बड़े उत्साह के साथ राजा के सामने आते थे। वे राजा को प्रभावित करने के लिए घंटों लंबी प्रेजेंटेशन देते थे, नए नए तर्क देते थे और अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते थे। लुई 14वां सिंहासन पर पूरी तरह सीधा, बिना हिले डुले बैठता था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत, भावहीन पत्थर की तरह होता था। वो उनकी पूरी बात को बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनता था। जब मंत्री अपनी बात खत्म करके हांफते हुए राजा के फैसले का इंतजार करते थे, तो राजा कुछ सेकंड तक गहरी खामोशी बनाए रखता था, जिससे मंत्रियों के पसीने छूट जाते थे। फिर राजा केवल 2 शब्द बोलता था, मैं देखूंगा। इसके बाद वो बिना एक भी शब्द और बोले वहां से उठकर चला जाता था। नतीजा क्या होता था? मंत्री और दरबारी पागलों की तरह सोचने लगते थे कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो नाराज है? क्या उसे प्लान पसंद आया? उस गहरी बेचैनी के कारण वे अगली बार और ज्यादा वफादारी और ज्यादा मेहनत से काम करते थे। राजा की उस 4 शब्दों की खामोशी ने पूरे फ्रांस के साम्राज्य को उसके कदमों में झुकाकर रखा था। जरा आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सैलरी नेगोशिएशन या बिजनेस डील्स के बारे में सोचिए। जब आप किसी डील के दौरान अपना प्राइस कोट करने के बाद पूरी तरह शांत हो जाते हैं, तो सामने वाली पार्टी उस प्रेशर को झेल नहीं पाती। वे अक्सर आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ उस साइकोलॉजिकल दबाव को खत्म करने के लिए। ग्रीन एक बेहद कड़वी चेतावनी देते हैं। आप जितने ज्यादा शब्द बोलेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना इस बात की होगी कि आप अपने मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण या कमजोर बात निकाल बैठेंगे। शक्तिशाली लोग कम बोलकर अपनी अथॉरिटी को सुरक्षित रखते हैं। जब आप कम बोलना शुरू करते हैं, तो दुनिया आपकी हर एक बात को किसी आदेश या भविष्यवाणी की तरह सुनने लगती है। लोग आपकी परछाई का भी सम्मान करने लगते हैं। और यहीं से खड़ी होती है आपकी समाज में वो साख, वो प्रतिष्ठा, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने आपकी जान से भी कीमती और शक्ति का असली आधार बताया है। आपकी योग्यता, आपकी स्किल्स, आपका पैसा, सब कुछ एक तरफ और आपकी प्रतिष्ठा एक तरफ। लेकिन अपनी इस प्रतिष्ठा को फौलाद जैसा मजबूत कैसे बनाना है कि कोई आपकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत भी न कर सके। आपकी योग्यता, आपकी स्किल्स, आपका पैसा, सब कुछ एक तरफ और आपकी समाज में बनाई गई साख एक तरफ। प्रतिष्ठा शक्ति का वो अदृश्य किला है, जिसके दम पर आप बिना कोई युद्ध लड़े ही आधी दुनिया को जीत सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब के 5वें अध्याय में शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संवेदनशील और बुनियादी स्तंभ पर प्रहार करते हैं। यह नियम है, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा अपनी जान देकर करो, क्योंकि इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। इस संसार में लोग आपको आपकी नीयत से नहीं, बल्कि आपकी छवि से जानते हैं। एक बार जब समाज के दिमाग में आपकी एक खास प्रतिष्ठा बैठ जाती है, तो वो प्रतिष्ठा आपके लिए एक स्वचालित हाल की तरह काम करने लगती है। अगर आपकी साख एक बेहद ईमानदार, सख्त और काबिल इंसान की है, तो लोग आपके सामने साजिश रचने से पहले 10 बार सोचेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा में एक छोटा सा भी छेद हो जाए, तो आपके दुश्मन उसी रास्ते से आपके पूरे साम्राज्य में घुसकर आपको तहस-नहस कर देंगे। ग्रीन यहाँ प्रतिष्ठा के खेल की दोहरी कूटनीति समझाते हैं। पहला कदम यह है कि आपको अपनी फील्ड में किसी एक खास गुण के लिए अपनी पहचान फौलाद की तरह मजबूत करनी होगी, चाहे वो आपकी गजब की कार्यकुशलता हो, आपका रहस्यमय स्वभाव हो या आपकी अटूट ईमानदारी हो। जब आप उस एक गुण के पर्याय बन जाते हैं, तो आपकी ताकत आधी वहीं बढ़ जाती है। दूसरा कदम है दुश्मनों की प्रतिष्ठा पर वार करना। ग्रीन कहते हैं कि अगर आपका कोई प्रबल कंपीटिटर्स है जो आपको चुनौती दे रहा है, तो उससे सीधे मोर्चे पर लड़ने के बजाय उसकी प्रतिष्ठा की सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढिए।
उसकी साख पर जनता या मैनेजमेंट के सामने एक ऐसा रणनीतिक सवालिया निशान लगाइए कि वो अपनी रक्षा करने में ही पूरी तरह व्यस्त हो जाए। जब उसकी साख गिरेगी तो आपकी शक्ति अपने आप दोगुनी हो जाएगी। इतिहास की एक प्रसिद्ध और कूटनीतिक घटना से इसे समझिए। चीन के इतिहास में 3 किंगडम्स के काल के दौरान एक महान रणनीतिकार हुआ जिसका नाम था चुगे लियांग। लियांग की पूरे चीन में एक ऐसी प्रतिष्ठा थी कि वो एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो कभी कोई गलती नहीं करता, जिसके पास हर संकट का अचूक तोड़ होता है और जो अपनी कूटनीति से पूरी सेना को गायब कर सकता है। एक बार क्या हुआ, लियांग अपने एक बेहद छोटे से किले में केवल कुछ 100 सैनिकों के साथ रुका हुआ था। अचानक उसके जासूसों ने खबर दी कि दुश्मन देश का एक बहुत बड़ा जनरल सिमा यी अपनी 1.5 लाख की विशाल सेना के साथ उस किले को घेरने आ रहा है। लियांग के पास भागने का या सेना बुलाने का कोई रास्ता नहीं था। हार और मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। एक आम जनरल क्या करता? वो घबरा जाता, आत्मसमर्पण कर देता या अपने कमजोर सैनिकों को कटने के लिए युद्ध में झोंक देता। लेकिन लियांग को अपनी प्रतिष्ठा की ताकत पर पूरा भरोसा था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किले के सारे दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाएं। उसने सैनिकों को आम नागरिकों के कपड़ों में दरवाजों पर झाड़ू लगाने के लिए खड़ा कर दिया। और लियांग ने खुद क्या किया? वो सफेद कपड़े पहनकर किले की सबसे ऊंची दीवार पर बैठ गया। उसने अपने पास एक जलती हुई अगरबत्ती रखी और बेहद शांत मन से एक पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र बजाना शुरू कर दिया। जब दुश्मन जनरल सिमा यी अपनी 1.5 लाख की सेना के साथ किले के सामने पहुंचा तो उसने यह नजारा देखा। उसने देखा कि दरवाजे खुले हैं, लोग झाड़ू लगा रहे हैं और चुगे लियांग बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए संगीत बजा रहा है। सिमा यी वहीं रुक गया। उसने सोचा, लियांग इतिहास का सबसे चालाक इंसान है। वो बिना किसी बड़ी साजिश के कभी अपने दरवाजे खोल नहीं सकता। जरूर इस किले के भीतर कोई बहुत बड़ा गुप्त जाल या बारूद छुपा हुआ है। लियांग की अचूक मास्टरमाइंड होने की वो जो पुरानी प्रतिष्ठा थी, उसने सिमा यी के दिमाग में इतना गहरा खौफ पैदा कर दिया कि उसने बिना एक भी तीर चलाए अपनी 1.5 लाख की सेना को तुरंत पीछे हटने का आदेश दे दिया। लियांग ने केवल अपनी साख के दम पर इतिहास की सबसे बड़ी हारी हुई बाजी को जीत लिया। जरा सोचिए, आपके वर्क प्लेस पर आपकी क्या साख है? क्या लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो हर छोटी बात पर घबरा जाता है, या एक ऐसे लीडर के रूप में जो संकट के समय भी बर्फ की तरह शांत रहता है? ग्रीन कहते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा को लेकर कभी भी लापरवाह मत बनिए। सोशल मीडिया से लेकर आपके उठने बैठने के ढंग तक हर एक चीज आपकी साख का निर्माण कर रही है। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा का किला खड़ा करने के बाद आपको केवल कोने में शांत नहीं बैठना है। आपको लोगों की नजरों के केंद्र में आना होगा। शक्ति के इस खेल का 6वां नियम कहता है कि जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक ऐसी दुनिया में जहां लोगों का अटेंशन स्पैन 1 सेकंड से भी कम हो चुका है, वहां खामोश रहकर कोने में बैठ जाना गुमनामी की मौत मरने जैसा है। लेकिन इस भीड़ से अलग हटकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचना है बिना अपनी गरिमा को नुकसान पहुंचाए। एक ऐसी दुनिया में जहां लोगों का अटेंशन स्पैन 1 सेकंड से भी कम हो चुका है, वहां खामोश रहकर कोने में बैठ जाना गुमनामी की मौत मरने जैसा है। जो अदृश्य है वो इस दुनिया के लिए अस्तित्व में ही नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब के 6ठे अध्याय में एक ऐसा नियम बताते हैं जो आज के डिजिटल युग, सोशल मीडिया और पर्सनल ब्रांडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। यह नियम है, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा नियम कहता है कि इस दुनिया में हर चीज का आकलन उसके बाहरी रूप से किया जाता है। भीड़ कभी आपकी छिपी हुई अच्छाई या आपकी फाइलों में बंद काबिलियत को ढूंढने आपके पास नहीं आएगी। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके विचारों को सुने, आपके बिजनेस को देखें या आपके काम का सम्मान करें, तो आपको सबसे पहले उनकी आंखों को अपनी तरफ खींचना होगा। ग्रीन कहते हैं कि गुमनामी शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहाँ ग्रीन ध्यान खींचने की 2 बेहद अचूक कूटनीति बताते हैं। पहली नीति है अपने नाम के आसपास रहस्य का एक जाल बुनना। जब आप अपने अगले कदम को पूरी तरह साफ नहीं करते, जब आप थोड़े अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, तो लोग अनजाने में आपके बारे में बात करने लगते हैं। वे आपके बारे में सोचने में अपना मानसिक समय निवेश करते हैं। दूसरी नीति है विवाद या तमाशे का रणनीतिक इस्तेमाल करना। ग्रीन कहते हैं कि शुरुआत में यह मायने नहीं रखता कि दुनिया आपके बारे में अच्छा बोल रही है या बुरा। मायने सिर्फ यह रखता है
कि दुनिया का पूरा ध्यान आप पर टिका हुआ है। एक बार जब आप भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं, तो आप अपनी शर्तों पर अपनी छवि को बदल सकते हैं। इतिहास के एक महान शोमैन की घटना से इसे समझिए। 19वीं सदी के अमेरिका में एक इंसान था जिसका नाम था पीटी बार्नम। वो अपने समय का सबसे बड़ा सर्कस और म्यूजियम ओनर था। बार्नम जानता था कि उसका धंधा सिर्फ एक चीज पर टिका है, जनता का अटेंशन। एक बार जब उसने न्यूयॉर्क में एक नया म्यूजियम खोला, तो शुरुआत में लोग उसके पास नहीं आ रहे थे। बार्नम ने कोई सीधा विज्ञापन नहीं दिया। उसने एक बहुत ही अजीब चाल चली। उसने एक भिखारी को काम पर रखा और उसे 5 ईंटें दी। उसने भिखारी से कहा कि वो बेहद गंभीर चेहरा बनाकर बिना किसी से एक शब्द बोले न्यूयॉर्क की सबसे व्यस्त सड़क पर एक एक ईंट को एक निश्चित दूरी पर रखे और फिर उन्हें वापस उठाए। लोग उस भिखारी की इस अजीब हरकत को देखकर रुकने लगे। कुछ ही घंटों में वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब जानना चाहते थे कि यह इंसान क्या कर रहा है। वो भिखारी चुपचाप चलता रहा और आखिर में वो पीटी बार्नम के म्यूजियम के अंदर घुस गया। भीड़ भी उसके पीछे पीछे टिकट खरीदकर म्यूजियम के अंदर चली गई। बार्नम ने सिर्फ एक अजीब तमाशे के दम पर पूरे शहर का ध्यान अपने म्यूजियम की तरफ खींच लिया और रातों रात अमीर बन गया। बार्नम यही नहीं रुका। वो जानबूझकर अखबारों में अपने ही म्यूजियम के खिलाफ बेनामी चिट्ठियां भेजता था, जिसमें लिखा होता था कि बार्नम का म्यूजियम एक बहुत बड़ा धोखा है। लोग यह देखने के लिए और ज्यादा टिकट खरीदने लगे कि वहां आखिर ऐसा क्या धोखा चल रहा है। बार्नम ने साबित कर दिया कि नकारात्मक ध्यान भी गुमनामी से 1000 गुना बेहतर होता है। जरा सोचिए, आज के समय के बड़े बड़े ब्रांड्स, टेक इन्फ्लुएंसर्स या कॉरपोरेट लीडर्स क्या करते हैं? वे जानबूझकर ऐसे कड़े बयान देते हैं या ऐसे बड़े बदलाव करते हैं जिससे पूरी मीडिया का ध्यान उन पर टिक जाए। अगर आप अपने ऑफिस में बहुत शांत रहकर सिर्फ अपना काम करते रहेंगे, तो मैनेजमेंट को लगेगा कि आप एक अच्छे मजदूर हैं, लीडर नहीं। आपको अपने काम की एक ऐसी विजुअल और लाउड प्रेजेंटेशन देनी होगी कि लोग चाहकर भी आपको नजरअंदाज न कर सके। पर जब सबका ध्यान आप पर टिक जाए, जब आप लाइमलाइट में आ जाए, तब आपको अपना काम कैसे निकालना है। रॉबर्ट ग्रीन का 7वां नियम आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएगा जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इतिहास कभी उन लोगों का नाम याद नहीं रखता जो सिर्फ पसीना बहाते हैं। वो उनका नाम याद रखता है जो उस पसीने की फसल काटना जानते हैं। क्या आप तैयार हैं शक्ति के उस सबसे शोषक और क्रूर नियम को समझने के लिए जिसके दम पर बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए जाते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत यही है कि इतिहास कभी उन लोगों का नाम याद नहीं रखता जो सिर्फ दिन रात पसीना बहाते हैं। इतिहास केवल उनका नाम याद रखता है जो उस पसीने की फसल काटकर अपने नाम का ठप्पा लगाना जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब के 7वें अध्याय में एक ऐसा नियम बताते हैं जो सुनने में आपको बहुत क्रूर, अनैतिक और शोषक लग सकता है, लेकिन कॉरपोरेट जगत और शक्ति की बिसात का यह सबसे बड़ा व्यावहारिक सच है। यह नियम है, काम दूसरों से कराओ, लेकिन उसका क्रेडिट हमेशा खुद लो। इस नियम के पीछे की साइकोलॉजी को गहराई से समझिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक साधारण इंसान की मानसिकता होती है कि वो हर काम खुद अपने हाथों से करना चाहता है। वो अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय और अपना खून पसीना एक एक फाइल बनाने, कोडिंग करने या ग्राउंड वर्क करने में लगा देता है। लेकिन जो असली मास्टरमाइंड होते हैं, वे जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा एसेट उनका समय और उनकी रणनीतिक सोच है। वे दूसरों की स्किल्स, दूसरों के ज्ञान और दूसरों की मेहनत को इस तरह निचोड़ते हैं कि उनका खुद का समय बच सके और वे अंतिम परिणाम पर अपना नाम लिख सके। अगर आप हर काम खुद करने बैठेंगे, तो आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आप जीवन भर सिर्फ एक कुशल मजदूर बनकर रह जाएंगे, लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। इसके विपरीत, जब आप दूसरों के काम को कोऑर्डिनेट करते हैं, उसे सिंथेसाइज करते हैं, तो दुनिया को लगता है कि इस पूरे साम्राज्य को चलाने वाले मास्टरमाइंड आप ही हैं। आपकी गति और आपकी कार्यकुशलता दुनिया की नजरों में असाधारण हो जाती है। इतिहास की एक बेमिसाल वैज्ञानिक और कूटनीतिक घटना से इसे समझिए। हम सब महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की कहानी जानते हैं। टेस्ला एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, एक सच्चे जीनियस। जब वे युवा थे, तो वे एडिसन की कंपनी में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करने आए थे। एडिसन ने टेस्ला को एक बहुत ही मुश्किल काम सौंपा,
डायनेमो और मोटर्स को रीडिजाइन करने का। एडिसन ने वादा किया था कि अगर टेस्ला ने यह कर दिया तो वे उसे $50,000 का इनाम देंगे। टेस्ला ने दिन रात एक कर दिया, महीनों तक बिना सोए काम किया और एडिसन की कंपनी के सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख दिया, जिससे कंपनी को लाखों डॉलर का फायदा हुआ। लेकिन जब टेस्ला ने अपना इनाम मांगा तो एडिसन हंस पड़े और बोले, टेस्ला, तुम अभी अमेरिकन ह्यूमर नहीं समझते। एडिसन ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। टेस्ला ने कंपनी छोड़ दी और अपनी पूरी जिंदगी नए नए आविष्कारों को अकेले अपने दम पर खोजने में लगा दी। उन्होंने एसी करंट से लेकर रेडियो तक की बुनियाद रखी। लेकिन टेस्ला का स्वभाव एक सीधे और भावुक वैज्ञानिक का था। वे अपनी मार्केटिंग करना नहीं जानते थे, नहीं दूसरों से काम कराना जानते थे। नतीजा क्या हुआ? टेस्ला गुमनामी और कंगाली की हालत में एक होटल के कमरे में मरे। दूसरी तरफ थॉमस एडिसन को देखिए। एडिसन कोई बहुत बड़े सिद्धांतवादी वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन वे एक असाधारण बिजनेसमैन और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपनी लैब में दर्जनों युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को काम पर रखा हुआ था। वे वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च करते थे, पसीना बहाते थे और नए आविष्कार करते थे। लेकिन एडिसन उन सभी पेटेंट्स पर, उन सभी आविष्कारों पर थॉमस एडिसन का ठप्पा लगाते थे। दुनिया आज भी एडिसन को बिजली के बल्ब का आविष्कारक मानती है, जबकि उसके पीछे सैकड़ों गुमनाम वैज्ञानिकों की मेहनत थी। एडिसन ने दूसरों की प्रतिभा का इस्तेमाल करके खुद को अमर बना लिया। जरा आज के दौर के बड़े बड़े टेक कल्ट्स या स्टार्टअप्स को देखिए। क्या उनके फाउंडर्स खुद बैठकर कोड लिखते हैं या फैक्ट्रियों में पुर्जे कसते हैं? बिल्कुल नहीं। वे दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को सैलरी देकर अपने पास बुलाते हैं, उनका खून पसीना इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वे स्टेज पर आकर पूरी दुनिया की तालियां बटोरते हैं। अगर आप अपने करियर में हमेशा यह सोचते रहेंगे कि मैं अपना काम किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद ही सब कुछ करूंगा, तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां लोग आपके विजन के लिए काम करें और उस पूरे काम की कमान आपके हाथ में हो। लेकिन दूसरों के काम का क्रेडिट लेने के लिए आपको उन लोगों को अपने पास खींचना होगा। आपको उन्हें मजबूर करना होगा कि वे अपनी मर्जी छोड़कर आपके बिछाए हुए जाल में कदम रखें। रॉबर्ट ग्रीन का 8वां नियम कहता है कि जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप अपनी शक्ति आधी वहीं खो देते हैं। असली मास्टरमाइंड कभी किसी के पीछे नहीं भागता, वो लोगों को अपने पास आने पर मजबूर कर देता है। लेकिन किसी इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाने का वो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक लालच क्या है? जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप अपनी शक्ति आधी वहीं खो देते हैं। असली मास्टरमाइंड कभी किसी के पीछे नहीं भागता, वो सामने वाले के सामने एक ऐसा लालच, एक ऐसा चारा फेंकता है कि वो अपनी पूरी ताकत और होश खोकर खुद उसके कदमों में आ गिरता है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब के 8वें अध्याय में नियंत्रण का सबसे बड़ा नियम बताते हैं। यह नियम है, दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो, यदि जरूरत पड़े तो चारे का इस्तेमाल करो। मानव मनोविज्ञान का एक बुनियादी नियम यह कहता है कि जो इंसान किसी दूसरे को मनाने के लिए उसके पीछे भागता है, जो बार बार कॉल करता है, मिन्नतें करता है या अपनी शर्तें मनवाने के लिए गिड़गिड़ाता है, वो अपनी बची कुची अथॉरिटी को भी वहीं दफन कर देता है। सामने वाला समझ जाता है कि आप कमजोर है और आपकी जरूरत ज्यादा बड़ी है। ग्रीन कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी जगह छोड़कर सामने वाले की जमीन पर पैर रखते हैं, आप उस पूरे खेल का कंट्रोल खो देते हैं। असली कूटनीति यह है कि आप अपनी जगह पर बर्फ की तरह अडिग रहें और सामने वाले को अपनी सीमाओं को लांघकर आपके पास आने पर मजबूर कर दे। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। जब आप किसी इंसान को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो वो अपनी पुरानी पूरी प्लानिंग, अपनी ताकत और अपनी मानसिक शांति को रास्ते में ही छोड़ देता है। वो आपके बनाए माहौल में कदम रखता है, जहाँ की हवा, जहाँ का तापमान और जहाँ के नियम सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से चलते हैं। वो अनजाने में बैकफुट पर आ जाता है और उसे अपने पास बुलाने का सबसे आसान तरीका है एक ऐसा चारा फेंकना जिसे उसका स्वार्थ ठुकरा न सके। इतिहास की एक बेमिसाल और रोंगटे खड़े कर देने वाली कूटनीतिक घटना से इसे समझिए। 19वीं सदी के जर्मनी प्रशा का चांसलर था ओटो वॉन बिस्मार्क, इतिहास का सबसे चालाक और दूरदर्शी राजनयिक। बिस्मार्क का एक ही सपना था, बिखरे हुए जर्मनी को एकजुट करना और उसे यूरोप की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी।
बिस्मार्क जानता था कि अगर जर्मनी ने फ्रांस पर सीधे हमला किया तो पूरी दुनिया जर्मनी को एक हमलावर समझेगी और बाकी देश फ्रांस की मदद के लिए आ जाएंगे। यहाँ बिस्मार्क ने 8वें नियम का मास्टर क्लास प्रदर्शन किया। उसने फ्रांस पर हमला नहीं किया, उसने फ्रांस के सम्राट को खुद अपने जाल में आने पर मजबूर कर दिया। बिस्मार्क ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने स्पेन की गद्दी के विवाद को लेकर एक टेलीग्राम तैयार किया, जिसे इतिहास में एम्स टेलीग्राम कहा जाता है। बिस्मार्क ने उस टेलीग्राम के शब्दों को जानबूझकर इस तरह से एडिट किया कि वो फ्रांस के राजा के लिए एक बहुत बड़ा अपमान लगे। उसने उस टेलीग्राम को मीडिया में लीक कर दिया। जैसे ही नेपोलियन तृतीय ने वो टेलीग्राम पढ़ा, उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से अंधा हो गया। वो अपनी पूरी सेना का संतुलन, अपनी रणनीति और ठंडे दिमाग को भूल गया। उसने गुस्से में आकर जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस ने पहला कदम उठाया, वो बिस्मार्क के बिछाए जाल में आ गया। पूरी दुनिया ने देखा कि फ्रांस एक हमलावर है। बिस्मार्क पहले से ही तैयार बैठा था। उसने अपनी आधुनिक और अनुशासित सेना के साथ फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया। जंग के कुछ ही हफ्तों के भीतर नेपोलियन तृतीय को खुद घुटने टेकने पड़े और वो जर्मनी का कैदी बन गया। बिस्मार्क ने सिर्फ एक चारे के दम पर फ्रांस के सम्राट को अपनी जमीन पर बुलाकर उसका पूरा गुरूर मिट्टी में मिला दिया। जरा सोचिए, आज के समय में कॉर्पोरेट डील्स, जॉब इंटरव्यू या रोजमर्रा की बहसों में क्या होता है। जब आप किसी क्लाइंट के पीछे पागलों की तरह भागते हैं तो वो आपको घास नहीं डालता, लेकिन जब आप मार्केट में अपनी एक ऐसी डिमांड खड़ी करते हैं, अपनी स्किल्स का ऐसा चारा दिखाते हैं कि क्लाइंट खुद आपको ढूंढता हुआ आपके पास आए, तो टर्म्स और कंडीशंस आपकी चलती है, उसकी नहीं। ग्रीन कहते हैं कि अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। शांत रहिए और देखिए कि आप उसे अपने चक्रव्यूह में कैसे खींच सकते हैं। पर इस पूरे खेल में एक ऐसी चीज है जो आपकी सारी ऊर्जा को एक झटके में चू सकती है। वो है दूसरों के साथ बहस जीतना। हम अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए घंटों बहस करते हैं, चिल्लाते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का 9वां नियम आपकी इस आदत पर एक ऐसा जोरदार तमाचा मारता है जिसे सुनने के बाद आप आज से ही बहस करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ग्रीन कहते हैं कि बहस जीतना दुनिया की सबसे घटिया और खोखली जीत है। किसी को अपनी बातों से समझाने की कोशिश करना कूटनीति के खेल का सबसे कमजोर और बचकाना तरीका है। जब आप बहस करते हैं तो आप केवल सामने वाले के अहंकार को जगाते हैं। शब्दों का जाल हमेशा नफरत पैदा करता है, लेकिन आपके काम का नतीजा विवाद को हमेशा के लिए दफन कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब के 9वें अध्याय में मानवीय संवाद का सबसे बड़ा और कड़वा सच बताते हैं। यह नियम है, बहस के बजाय हमेशा अपने एक्शन से जीतो। हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं? जब कोई सहकर्मी, हमारा पार्टनर या हमारा कंपीटिटर हमारे किसी विचार से असहमत होता है तो हम अपनी पूरी ताकत उसे बोलकर समझाने में लगा देते हैं। हम चिल्लाते हैं, तर्क देते हैं, सबूत पेश करते हैं। ग्रीन कहते हैं कि यह आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक नासमझी है। जब आप किसी से बहस करते हैं, भले ही आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन तर्क हों, सामने वाला इंसान कभी आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि बहस के दौरान लॉजिक काम नहीं करता, उसका अहंकार काम करता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि आप उसे बेवकूफ साबित कर रहे हैं। वो ऊपर से चुप हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे नफरत करने लगेगा और बदले की आग में जलेगा। असली मास्टरमाइंड कभी अपनी ऊर्जा शब्दों के इस खोखले युद्ध में बर्बाद नहीं करते। वे चुप रहते हैं, बहस को मुस्कुराकर टाल देते हैं और फिर एक ऐसा ठोस परिणाम, एक ऐसा एक्शन दुनिया के सामने लाकर रख देते हैं कि सामने वाले के पास बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। एक्शन से जीती गई बाजी स्थायी होती है और इससे किसी के अहंकार को ठेस भी नहीं पहुंचती। इतिहास की एक बेमिसाल और बेहद चतुर घटना से इसे समझिए। रिनेसांस के दौरान इटली के फ्लोरेंस शहर में दुनिया के सबसे महान कलाकार माइकलेंजेलो संगमरमर के एक बहुत बड़े और पुराने टुकड़े पर काम कर रहे थे। वे इतिहास की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति स्टैचू ऑफ डेविड को तराश रहे थे। जब मूर्ति लगभग बनकर तैयार होने वाली थी तो फ्लोरेंस का सबसे शक्तिशाली और घमंडी मेयर पिएरो सोदेरिनी मूर्ति का मुआयना करने आया। सोदेरिनी खुद को कला का बहुत बड़ा पारखी समझता था। उसने मूर्ति को ऊपर से नीचे देखा और बहुत ही रोबदार आवाज में कहा, माइकलेंजेलो,
तुम्हारी कला तो बेहतरीन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती है। इस मूर्ति की नाक जरूरत से ज्यादा बड़ी है। यह सुंदर नहीं लग रही, इसे छोटा करो। माइकलेंजेलो जानते थे कि सोदेरिनी कला के बारे में कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ अपनी गद्दी के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कमियां निकाल रहा है। मूर्ति की नाक बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर माइकलेंजेलो वहां एक साधारण इंसान की तरह मेयर से बहस करने बैठ जाते, वैज्ञानिक और एनाटॉमी के तर्क देते कि नाक क्यों सही है, तो मेयर चिढ़ जाता। वो उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता था या उन्हें शहर से बाहर निकलवा सकता था। माइकलेंजेलो ने एक बेहद चालाक चाल चली। उन्होंने मेयर से बहस नहीं की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। उन्होंने चुपचाप अपने हाथ में अपनी चीनी उठाई और साथ ही नीचे गिरे हुए संगमरमर के कुछ बारीक बुरादे को अपनी हथेली में छुपा लिया। वे सीढ़ी पर चढ़कर मूर्ति की नाक के पास पहुंचे। उन्होंने मेयर को दिखाने के लिए छेनी को नाक के पास केवल इस तरह घुमाया जैसे वे सचमुच उसे काट रहे हों, जबकि उन्होंने नाक को छुआ तक नहीं था। सीढ़ी पर खड़े उन्होंने अपनी हथेली में छुपाया हुआ संगमरमर का बुरादा धीरे धीरे नीचे गिराना शुरू कर दिया। नीचे खड़ा मेयर सोच रहा था कि सचमुच नाक छोटी हो रही है। कुछ सेकंड बाद माइकलेंजेलो पीछे हटे और बोले, हुजूर, अब जरा नीचे से देखकर बताइए कि क्या अब यह सही है। सोदेरिनी ने मूर्ति को देखा और बेहद गर्व से बोला, अद्भुत, तुमने तो कमाल कर दिया। अब इसकी नाक बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तुमने इस मूर्ति में जान डाल दी। माइकलेंजेलो सीढ़ी से नीचे उतरे और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने बिना एक भी शब्द की बहस किए, बिना मूर्ति को 1 इंच भी बदले, केवल अपने एक्शन के भ्रम से उस शक्तिशाली मेयर के अहंकार को भी संतुष्ट कर दिया और अपनी कला की संप्रभुता को भी बचा लिया। जरा सोचिए, आपके ऑफिस में जब आपका बॉस या कोई क्लाइंट आपके किसी डिजाइन या स्ट्रेटेजी में बिना किसी लॉजिक के बदलाव करने को कहता है, तो वहां बहस करने के बजाय उसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल या डेमो बनाकर दिखा दीजिए। जब वो अपनी आंखों से परिणाम देखता है, तो उसकी बोलती अपने आप बंद हो जाती है। ग्रीन कहते हैं कि शक्ति की इस बिसात पर शब्दों की कीमत कौड़ियों के भाव है। जो लोग सिर्फ बोलते हैं, वे कमजोर दिखते हैं। जो लोग परिणाम दिखाते हैं, वे राज करते हैं। अब आप खेल के इन सभी शक्तिशाली नियमों के केंद्र में आ चुके हैं। आपने मालिक से आगे निकलने की कूटनीति सीख ली, दोस्तों और दुश्मनों का सही समीकरण समझ लिया, इरादों को छुपाया, खामोशी को हथियार बनाया, साख की रक्षा की, ध्यान खींचा, दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लिया, लोगों को अपने पास बुलाया और शब्दों के बजाय एक्शन से जीतना सीख लिया। लेकिन इस पूरी यात्रा को एक अटूट साम्राज्य में बदलने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने एक आखिरी और महानियम बताया है। एक ऐसा नियम जो आपको बाहरी परिस्थितियों के गुलाम होने से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है और आपको मानसिक रूप से एक अखंड राजा बना देता है। शिखर की इस गद्दी पर बैठने के बाद आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी ढाल और आपकी सबसे धारदार तलवार बनते हैं। जब आप रॉबर्ट ग्रीन के इन खतरनाक और व्यावहारिक नियमों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो आपके भीतर का पुराना भावुक इंसान पूरी तरह मिट चुका होता है। अब आप परिस्थितियों के थपेड़ों से हिलने वाले कोई कमजोर मोहरे नहीं है, बल्कि आप इस सामाजिक शतरंज के वो खिलाड़ी है जो हर चाल को 2 कदम आगे से देखने की क्षमता रखता है। शक्ति और माइंड कंट्रोल का यह आखिरी महानियम कहता है कि आपको अपनी मानसिक संप्रभुता को कभी नहीं खोना है। दुनिया लगातार बदलेगी, लोग आपके खिलाफ नए जाल बुनेंगे, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स के समीकरण हर सुबह बदलेंगे और मतलबी लोग आपके करीब आने के नए बहाने ढूंढेंगे। लेकिन एक सच्चा शासक कभी इन चीजों से विचलित होकर गुस्सा या घबराहट जाहिर नहीं करता। वो पानी की तरह लचीला बनता है। वो हर इंसान की साइकोलॉजी को समझता है, लेकिन किसी को भी अपने दिमाग के रिमोट कंट्रोल की चाबी नहीं सौंपता। इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज में आपने इंसानी फितरत के उन सबसे स्याह और नग्न सत्यों को समझ लिया है जिन्हें दुनिया हमेशा शराफत के पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश करती है। अब यह पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप एक सीधे और मासूम शिकार बनकर किसी शातिर दिमाग का भोजन बनना चाहते हैं, या फिर इन सीक्रेट्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारकर अपने करियर, अपने बिजनेस और अपने सामाजिक दायरे के एक अघोषित और अनशकेबल राजा बनना चाहते हैं। बाजी अब आपके हाथ में है। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन के लोगों को कंट्रोल करने के इन सबसे खतरनाक और डार्क नियमों में से किस नियम ने आपके दिमाग के भ्रम को सबसे जोर से तोड़ा? क्या आपके साथ भी वर्क प्लेस पर कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी और ने ले लिया हो?
अपनी कहानी और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स ही इस चैनल की असली ताकत है और हमें आगे और गहरा विश्लेषण करने की प्रेरणा देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके देखने के नजरिए को पूरी तरह बदलकर आपको एक मानसिक फौलाद बनाया है, तो अपनी इस वैचारिक जीत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक इस डीप लर्निंग कंटेंट को यूट्यूब के एल्गोरिदम में और आगे बढ़ाने में मदद करता है। और हाँ, अगर आप भी शून्य से शिखर के इस सफर पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और डार्क साइकोलॉजी, सोशल इंजीनियरिंग और पावर कूटनीति के ऐसे ही हाई रिटेंशन वीडियोज को कभी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। याद रखिए, शराफत छोड़ो, गेम समझो और अपने जीवन के खुद सम्राट बनो।